एक इंटरव्यू से जिसमें हम मिलते हैं एड एंडरसन से, एक फिल्म मेकर जो बिलोंग करता है एंडरसन फैमिली से। उसके पास एक बहुत ही रेयर साइलेंट हॉरर फिल्म है जो 1920s में बनी थी। ये फिल्म उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाई थी और इसको फिलिपीनियंस की सबसे पहली साइलेंट हॉरर फिल्म माना जाता है। काफी टाइम तक लोग ये सोचते थे कि ये फिल्म वॉर के दौरान कहीं गुम हो गई, मगर अब ये फिल्म मिल चुकी थी, लेकिन उसके कुछ इम्पोर्टेंट सीन गायब थे। कोई नहीं जानता था कि क्या वो शूट नहीं किए गए या सेंसर किए गए या फिर वो बर्बाद हो गए। एड इंटरव्यू में कहता है कि वो फिल्म एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ वो मेरे ग्रैंडफादर का फिलिपिनो फोकलोर के साथ एक कनेक्शन भी है। इंटरव्यू के दौरान ही हमें पता चलता है कि जितनी बात ऐड कर रहा था वही बस इस फिल्म की हिस्ट्री नहीं थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एड के ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर एक इल्जाम भी लगा था जो कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने लगाया था, पर उस इल्जाम की हकीकत क्या है आज तक कोई इस बात का पता नहीं चला पाया। खैर, एड इस टॉपिक को बदल देता है और कहता है कि हम जो फिल्म रिस्टोर कर रहे हैं इसका काम 10 सालों से चल रहा है और इसमें मेरा साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और फिल्म मेकर रूएल भी दे रहे हैं। दोनों मिलकर हम मिसिंग फुटेज भी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमें वो मिलेगी हम फिल्म को ऑन एयर भी करेंगे। इन सब बातों के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और एड घर आकर सो जाते हैं। इसी घर में हम उनके बेटे सिरिल को भी देखते हैं। अचानक किसी शोर से सिरिल की आंख खुलती है और वो इसी शोर और इन्हीं आवाजों से अट्रैक्ट होते हुए बाहर चला जाता है और इस वक्त जो उसे सामने दिखाई देता है उसे देखकर वो वहीं पर बुत बन जाता है। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो डर से शॉक रह गया था। यहाँ पर एक डरावनी एंटिटी थी, एक भूत था जिसे हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहाँ से कट हो जाता है। उस दिन वहाँ क्या हुआ कुछ नहीं बताया गया और फिर काफी साल गुजार दिए गए और अब प्रेजेंट टाइम में हमें बड़े हुए सिरिल को दिखाया गया जो अपनी फैमिली की लेगेसी नहीं चला रहा। वो अब फिल्म मेकिंग नहीं करता, वो एक नॉर्मल सा एड एडिटर बनकर रह गया है, जबकि उसके डैड एड एंडरसन की अभी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई है। इस टाइम भी वो काफी डिस्टर्ब हालात में अपनी कमर्शियल ही एडिट कर रहा होता है, पर सिस्टम बाहर बाहर क्रैश हो जाता है और इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। पता चलता है कि इस कमर्शियल की डेडलाइन भी करीब आ गई थी, इसीलिए वो काम छोड़ भी नहीं सकता था। रात गहरी हो जाती है, काम करते करते उसकी आंखें बोझल हो जाती हैं और अचानक ही उस स्क्रीन के अंदर एक डरावनी फिगर दिखाई देती है। डर कर वो अपनी आंखों को मलते हुए गौर करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी बेटी थी जो पीछे खड़ी हुई थी और उसने उसे डरा दिया। अपनी बेटी को देखकर वो खुश होता है। सिरिल जो कि काम कर करके थक चुका था अब रिया यानी अपनी बेटी से कहता है कि जेफ जो कि जूनियर एडिटर है उसकी हेल्प से इस कमर्शियल को कंप्लीट कर दो। रिया प्रोजेक्ट का मिलकर सुनते ही खुश हो जाती है और इसी टाइम सिरिल की नजर पास रखे एक बॉक्स पर पड़ती है। रिया बताते हैं कि ये ग्रैंडपा एड ने आपके लिए छोड़ा है। सिरिल को इस बात पे यकीन नहीं आता, उसके डैड उससे इतना प्यार तो नहीं करते थे कि उसके लिए कुछ छोड़ जाते, पर रिया उन्हें यकीन दिलाती है यह आपका ही है, इस पर साफ साफ आपका नाम लिखा है। वो इस बॉक्स को खोलते हैं, अंदर एक रील थी। रिया पूछती है कि क्या ये वही फिल्म है जिसे ग्रैंडपा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। सिरिल कहता है हाँ, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। रिया अपने डैड को हौसला देती है और कहती है आप मौका नहीं गवा सकते, हिस्ट्री इस टाइम आपके हाथ में है। फिलिपीन की पहली साइलेंट हॉरर फिल्म, इसको ऑन एयर कर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पूरा ऑन एयर नहीं करना चाहते कम से कम यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड कर दें। पर सिरिल कहता है पता नहीं डैड ने इसे कंप्लीट किया भी है या नहीं। उसकी बातों से रिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसके यहाँ से चले जाने के बाद सिरिल अपना इनबॉक्स चेक करता है। वो देखता है कि उसे मरने से पहले उसके डैड की काफी ईमेल्स आई हुई थी, जिनमें से आखिरी ईमेल में लिखा था आई एम सॉरी, इट्स योर्स नाउ, गुड बाय। वो उससे अपने किए की माफी मांग रहे थे और साथ में ये भी बता रहे थे कि जो रील उन्होंने भेजी है वो अब सिरिल की है। इसको पढ़कर सिरिल डिस्टर्ब हो जाता है और अब ऑनलाइन अपने डैड की मौत के बारे में सर्च करने लगता है। वहीं पर उसे अपने डैड की मुर्दा हालत में कुछ पिक्चर्स भी नजर आती हैं जिसके पास यही रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, पर क्या मालूम इस रिकॉर्डिंग में वही फिल्म थी या नहीं थी। इसीलिए वो अपने डैड के दोस्त रूएल का एक इंटरव्यू सुनते हैं जो उन्होंने एड के मरने के बाद दिया था। वो इंटरव्यू में कहते हैं एड का फाइनल प्रोजेक्ट एक मिथ की तरह था, एक लॉस्ट साइलेंट फिल्म जो कि 1920s की थी।
लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं कि पता नहीं वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, लेकिन रोयल कंफर्म कर देता है कि वो फिल्म एग्जिस्ट करती है। उसकी ज़्यादातर रील्स इन्हें मिल गई थी, लेकिन फिल्म अभी भी कंप्लीट नहीं हुई ऐड के जाने के बाद भी। ये सब देखने के बाद सिरिल दोबारा उस रील को उठाता है और कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे डरावनी आवाज से आने लगते हैं, उसी एंटिटी की जिस पर ये मूवी बनाई गई थी। इस टाइम उसे उसी की आवाजें आ रही थी और उसी का साया दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से सिरिल डर जाता है। लेकिन फिर गौर करने पर पता चलता है कि ये तो रिया और जेफ खड़े थे। वो अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए रिया से कहता है, जाओ सिक्योरिटी गार्ड से स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ, अब हम इस थ्रिल पर काम करेंगे। ये सुनकर रिया की आंखें चमक जाती हैं। स्टूडियो में एंटर होते ही सिरिल रिया को बताता है कि यहाँ पर साइलेंट फिल्म एरा से लेकर 80s तक की फिल्म के सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ ये लोग एक मूवीओला उठा लेते हैं जो पुरानी एडिटिंग मशीन थी, और इसी के जरिए ये लोग अब काम करने वाले थे। यहाँ इनके आते ही अचानक से लाइट्स भी फ्लिकर करती हैं, लेकिन ये इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करते। इन सारी चीजों को देखते हुए रिया पूछती है कि मैंने सुना था कि ग्रैंडपा ने आपके बचपन में भी इस पर काम करना शुरू किया था और फिर बंद कर दिया, उसके पीछे क्या रीजन थी? सिरिल बताता है कि उस टाइम मेरी मॉम मर गई थी। ये कहते ही अचानक से सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें सिरिल की सोचें दिखाई जाती हैं। उसे आज भी याद था कि उसने अपनी मॉम के कटे हुए सर को एक एंटिटी के हाथ में देखा था। वो डर कर एक और मर्तबा होश में आता है और रिया से कहता है, उस टाइम जो कुछ हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन शायद इस फिल्म को देखने के बाद तुम समझ जाओ कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। खैर रील शुरू होती है, फिल्म का नाम रिवील होता है, द मनान गर्ल। ये उसी एंटिटी का नाम था जो फिलिपिनियन फोकलोर में पाई जाती थी। खैर ये लोग फिल्म देखने लगते हैं और रिया एक्टिंग के बारे में कहती है कि ये एक्टिंग बहुत फेक लगती है। सिरिल समझाता है कि ये साइलेंट फिल्म होती है, ऑडियंस को सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझाना होता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो अचानक उसी एंटिटी का चेहरा इस फिल्म में दिखाई देता है। ये चेहरा हुबहू वैसा ही था जैसा सिरिल ने बचपन में अपनी मॉम के साथ देखा था। उसे यकीन था कि उसकी मॉम को भी इसी एंटिटी ने मारा है जिस पर यह फिल्म बनाई गई है। इसी वजह से वो इसको देखकर डिस्टर्ब हो जाता है और खुद ब्रेक पर चला जाता है और रिया से कहता है कि फोन में इस फिल्म का क्लिप बनाकर रोयल को भेज दो ताकि वो इसे कंफर्म कर दे, मैं इसे कंफर्म नहीं करूंगा। रिया कहते हैं, हम सब पुराने तरीके से कर ही क्यों नहीं हैं, हम इसे डिजिटलाइज भी तो कर सकते हैं। पर सिरिल मना कर देता है और रिया का मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन सिरिल बाकी के क्लिप्स रिव्यू करने लगता है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि रिया हो गई, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसके डैड थे, लेकिन वो तो मर चुके थे। उन्हें देखकर वो अचानक से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। एक मर्तबा जब वो इसी रील को छूने लगा था तब उसके डैड उसके ऊपर बहुत चिल्लाए थे। उन्होंने सिरिल को यूजलेस भी बोला था और सिरिल को मारा भी था। इस टाइम भी जब उसके डैड उसे मारने के लिए लपकते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ सिरिल की इमेजिनेशन थी। अब तो ये रील उसके डैड उसे खुद ही देकर गए थे। यहाँ रिया सीक्रेटली उस रील के कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करती है, पर बार बार वो फेल हो जाते हैं। इतने में पीछे से सिरिल आ जाता है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन रिया फौरन ही अपने किए की माफी मांगकर अपने डैड का मूड ठीक कर देती है। खैर इन्होंने काफी सारा उस रील के एडिटिंग का काम पूरा कर लिया था और अब हमें एक कंपाइल्ड फुटेज दिखाई जाती है जिसमें हम एक परफेक्ट फैमिली सीन देख रहे हैं, माँ बाप और एक बेटा। अचानक ही उन्हें उस फिगर का साया दिखाई देता है और ये लोग डर जाते हैं। ये जानते थे कि ये मनान गर्ल है। वो आदमी अपनी फैमिली को कहता है कि मैं जाऊंगा, उससे लड़ूंगा, तुम लोगों को बचाऊंगा और वापस भी आऊंगा। अगला सीन अब मनान गर्ल और उसकी लड़ाई का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है सब कुछ और पता चलता है कि इससे अगली फुटेज तो है ही नहीं। सिरिल जानता था कि इससे अगली फुटेज उसके डैड ने ढूंढ ली थी, इसीलिए वो यहीं पर तलाश शुरू कर देता है। रिया भी अब मशीन के साथ कुछ करने लग जाती है और अचानक वो मशीन टूट जाती है। हालांकि रिया ने तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की भी नहीं थी। यहाँ पर सिरिल का उस मशीन का टूटा हुआ हिस्सा देखना था कि वो पागल हो गया और उसने रिया के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला कर गुस्सा किया। हालांकि वो एक बुरा बाप नहीं था अपने बाप की तरह, और रिया ने भी उसका ऐसा रवैया पहली मर्तबा देखा था। वो भी बहुत ज्यादा शौक रह जाती है और खामोश हो जाती है। वो अपने डैड से कहती है, मैं दूसरे रूम में जाकर ये वाला स्पेयर पार्ट ले आती हूँ। दूसरे स्टोर रूम में बहुत सारे कॉस्ट्यूम और तरह की चीजें होती हैं, और जब वो एक कबर्ड के अंदर वो स्पेयर पार्ट ढूंढ रही होती है तो अचानक उसके ऊपर वही क्रिएचर गिर जाती है जिसके ऊपर वो फिल्म बनाई गई थी। वो डर जाती है
लेकिन पता चलता है कि ये तो सिर्फ उस क्रिएचर का कॉस्ट्यूम था, और ये वही कॉस्ट्यूम था जो उस फिल्म में 10 सालों पहले इस्तेमाल हुआ था। वो सोच में पड़ जाती है कि इतनी पुरानी चीज अब यहाँ पर कैसे, और इतनी ठीक हालत में। उस टाइम जंग का माहौल था, बहुत सारी चीजें तबाह हो गई, तो ये कॉस्ट्यूम कैसे बच गया। वो डर कर जब ये सवाल सिरिल से करती है तो सिरिल कहता है शायद रेप्लिका होगा। ये सब उसने अपनी बेटी को रिलैक्स करने के लिए कहा था। कंफ्यूज तो असल में वो खुद भी हो चुका था। बचपन से ही वो स्टूडियो में आता जाता रहा है, लेकिन ये कॉस्ट्यूम पहली मर्तबा उसकी नजर में पड़ा है। खैर, ये लोग दोबारा रील सेट करने में लग जाते हैं और इतने में जेफ आकर इनसे कहता है इस तरह तो कमर्शियल पूरी नहीं होगी, डेडलाइन भी आ जाएगी। सिरिल उससे कहता है जाओ जाके डेडलाइन एक्सटेंड करवा दो, हम नहीं आ रहे। जेफ जब उनके ऊपर गुस्सा होता है तो सिरिल उसे भी डांट कर निकाल देता है और रिया से कहता है जानबूझ कर रहा है ये लड़का, इसे पता है कि हम लोग कितना करीब पहुंच गए हैं मंजिल के, हम इससे आगे ना निकल जाएं, इसीलिए ये कर रहा है। सिरिल के सर पे जुनून इतना ज्यादा चढ़ गया था कि आधी रात को भी वो जाकर रिया को उठा देता है और उससे कहता है जल्दी प्रीव्यू तैयार करो, अंकल रोयल आ रहे हैं सब कुछ देखने के लिए। अगले जो क्लिप्स उन्हें मिल गए थे, इन क्लिप्स में मनैन गर्ल उस बच्चे के पास पड़ रही थी जिसे उसके माँ बाप बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। क्रिएचर का साया जैसे ही उस बच्चे के ऊपर पड़ता है तो वो बच्चा डर कर नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक और मर्तबा स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। सिरिल और रिया दोनों को ही एक गुस्सा आ जाता है कि एंडिंग अभी भी गायब थी। यहाँ रोयल बाहर बैठा वेट कर रहा था और इस टाइम उसके हर एक्शन में हम डर को वाजिया फील कर पा रहे थे। अब जैसे ही ये लोग रोयल को अंदर बुलाते हैं एडिटिंग कंप्लीट दिखाने के लिए, तो यहाँ रोयल उस रील को ही उठाकर तोड़ने लग जाता है और सिरिल उसे ऐसा करता देखकर शॉक रह जाता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। अंकल जब मना नहीं होते तो वो अंकल के ऊपर चिल्लाता भी है और उल्टा अंकल भी फिर उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे डैड को भी मना करता रहा, समझाता रहा कि ये मूवी कर्स्ड है, श्रापित है, तुम लोगों की जान ले सकती है, लेकिन ना तुम्हारे बाप ने सुना ना तुमने। पहले इस फिल्म की वजह से तुम्हारी माँ की जान गई, फिर सालों बाद जब दोबारा उसने इसी फिल्म पर काम करना शुरू किया तो उसकी जान चली गई और अब तुमने ये काम करना शुरू कर दिया है। सिरिल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था तो अंकल ने उससे पूछा क्या तुमने मनैन गर्ल का कॉस्ट्यूम देखा है। वो हाँ में जवाब देता है तो अंकल उस कॉस्ट्यूम को मांगते हैं। जब ये लोग वहाँ कॉस्ट्यूम लेने के लिए जाते हैं तो कॉस्ट्यूम इस टाइम वहाँ नहीं था। ये लोग पागलों की तरह उस कॉस्ट्यूम को ढूंढने लगे और तभी अचानक मनैन गर्ल अंकल रोयल के सामने आकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिया इन सारी चीजों के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर इस मूवी में ऐसा था क्या जिसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा था। वो जब गूगल करती है तो उसे बहुत सी अनसेटलिंग चीजें मिलती हैं। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस स्टेला इस मूवी को करने के बाद ज्यादातर मेंटल हॉस्पिटल में रही। यहीं पर रिया को एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है जहाँ पर स्टेला उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर उसकी इज्जत को खराब होने का इल्जाम लगा रही थी। वो कहते हैं कि जिस सेट पर ये लोग काम कर रहे थे वहां से कुछ अननेचुरल चीजें भी उसके सामने आ गई हैं और वो उन अननेचुरल चीजों को किसी एंटिटी का नाम नहीं देती, ये नहीं कोई भूत वगैरह नहीं कहती। वो कहती है कि मेरे शर्म, मेरे गुस्से और मेरे दर्द ने एक सुपर नेचुरल रूप ले लिया है और वही अब मनैन गर्ल बन गई है और वो मनैन गर्ल इस पूरी फैमिली को श्राप देती है एंडरसन की ब्लड लाइन का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। इसी टाइम पर जेफ वहां आ जाता है जहाँ पर रिया बैठ के रिसर्च कर रही थी। वो सबसे कहता है साइड प्रोजेक्ट करते रहो, अपना काम ना करना। वो कहता है ये रील में उठा कर लेके जा रहा हूँ, जब तक अब कमर्शियल फिनिश नहीं होती कोई ही काम नहीं करेगा। हालांकि रिया उसे रोकती रह जाती है लेकिन वो कॉरिडोर में चला जाता है और इस टाइम उसके सामने आ जाते हैं मनैन गर्ल। अचानक मनैन गर्ल उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाते हैं और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। बात साफ यही थी कि उसने जेफ को मार डाला। यहाँ पर सिरिल जब रोयल को स्टोर रूम में ढूंढ रहा था तो अचानक उसके सामने मनैन गर्ल आ गई। वो उससे बचने के लिए भागता है और साथ में रिया को भी बचाने का सोचता है और जैसे ही रिया तक पहुंचता है तो उसे मनैन गर्ल रिया के ठीक पीछे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो दोबारा गायब हो जाती है। यहाँ पर सिरिल रिया से पूछता है कि रील्स कहाँ गई। वो बताते हैं कि जेफ ले गया और यहाँ सिरिल का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। यह एक और मर्तबा उससे माफी मांगती है पर सिरिल चिल्ला के कहता है प्लीज चली जाओ यहाँ से। रिया भी चली जाती है और सिरिल अकेला रह जाता है, थका हारा। रिया ने आज अपनी मॉम को कॉल करके बताया कि सिरिल बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। हालांकि वो और उसकी मॉम जानते थे कि सिरिल कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता, वो एक बहुत ही काम रहने वाला इंसान था, फिर पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा था। उसकी मॉम कहती है रुको मैं खुद आकर देखती हूँ।
सिरिल अब गुस्से में ड्रिंक करने लग गया था और अचानक ही उसे मन्ना अंकल दिखाई देती है, जिसकी अब बॉडी सिर्फ आधी थी। उसी बॉडी का ऊपर वाला आधा हिस्सा नजर आ रहा था। इस टाइम सिरिल उससे डरा नहीं बल्कि उसके पीछे जाने लगा। वो उसे लेकर स्क्रीनिंग रूम में चली गई, जहाँ पर उसने देखा कि एक रील रखी हुई थी और इस पर एंडिंग लिखा था। मन्ना अंकल ने उससे कहा कि इसे सेट करो। रील को ऑन करने पर उसे रील के अंदर दिखाई देता है एक लड़का जिसके सामने उसकी माँ की लाश थी। हालांकि उसको मन्ना अंकल ने मारा था, लेकिन उसके डैड उसकी मॉम के मरने का सारा इल्जाम उसके बेटे पर डाल रहे थे, ये कहते हुए कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारी माँ चली गई और मैं भी तुम्हें बचाने के चक्कर में उसे बचा ना पाया। ये सीन सिरिल को अपने बचपन से मिलता जुलता लगता है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम भी उसके डैड से जब काफी ज्यादा नाराज थी और उन्हें छोड़कर जाने वाली थी, तब उसके डैड पास आए थे उसके। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर जा रही है, तुम डरना मत, तुम सो जाओ, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी मॉम हमेशा हमारे साथ रहे। इससे आगे वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सोचों को झटका और यहाँ सीन प्रेजेंट में आ गया। हमने देखा कि मन्ना अंकल सिरिल के बिल्कुल सर पर खड़ी हुई थी, वो डरावनी एंटिटी। वो मन्ना अंकल के सर पर हाथ रख के कहती है, या तो इसे कंप्लीट करो या मैं तुम्हें मार दूंगी। सिरिल डरते हुए कहता है, रुको, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अब हमें रिया को दिखाया जाता है, जिस बिल्डिंग से बाहर जाना चाहती थी, वहाँ वो जेफ और सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी देखकर डर जाती है और इतने में ही अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पीछे मुड़कर देखा कि मन्ना अंकल थी, जिसे देखकर वो चिल्ला दी और यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो गई। यहाँ क्या हुआ नहीं पता चला। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रिया की मॉम भी इसी पोस्ट हाउस में आती है। असल में जिस घर में ये लोग रहते थे उसको पोस्ट हाउस के नाम से जाना जाता था। वो यहाँ पर आकर रिया को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें एक जगह जमीन पर रिया का बैग पड़ा मिलता है। वो वहीं आके स्टूडियो की तरफ पढ़ना शुरू करती हैं और अचानक मन्ना अंकल उनके भी सामने आ जाते हैं और यहाँ बस हमें एक चीख सुनाई देती है और स्क्रीन दोबारा से ब्लैक हो जाती है। अगले सीन में हमें रिया एक कुर्सी से बंधी दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि मन्ना अंकल ने उसे नहीं मारा। सामने वाले टेबल पर उसकी मॉम का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर वो चिल्ला दी। सिरिल, जिसे ये आवाज आई, वो आवाज का पीछा करते हुए यहाँ आया, लेकिन अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उल्टा उसने रिया से भी कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साफ पता चल रहा था कि इस टाइम वो मन्ना अंकल के पोजेशन के अंदर है। मन्ना अंकल ने उसकी बॉडी पर, उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब वो जबरदस्ती वो फिल्म रिया के सामने ऑन कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक प्राइवेट प्रीमियर है। अब बताओ कि इसकी एंडिंग को किस तरह सेट करना चाहिए। एंडिंग क्रिएचर को दिखाते हुए होनी चाहिए या उस बच्चे को दिखाते हुए। रिया कहती है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर सिरिल चिल्ला देता है और कहता है, क्या फायदा तुम्हारे फिल्मिंग स्कूल में इतने हजारों देने का। तुम्हारी फीसों की वजह से मैं यहाँ कमर्शियल एडिट कर करके मर गया। मैंने अपना ख्वाब छोड़ दिया, फिल्म नहीं बनाई, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी आवाज इतनी धीमी, इतनी अजीब थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आवाज से बोल कोई और रहा हो। यहाँ पर रिया रोने लग जाती है और उसके रोते हुए सिरिल कहता है, तुम मेरा दर्द महसूस करोगी, तुम मेरा दर्द महसूस करोगी रिया। यहाँ स्क्रीन पर भी अब मन्ना अंकल रिया की तरफ बढ़ने लगती है और रिया इन सारी चीजों से डर कर अपने आप को आजाद करवाने की कोशिशों में लग जाती है और अचानक यहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। जैसे ही रिया के ऊपर वो क्रिएचर अटैक करने ही वाली होती है, रिया यहाँ पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाकर उस क्रिएचर के अंदर स्टैब कर देती है। उसे लगा कि उसने उस क्रिएचर को मार दिया, लेकिन क्रिएचर सिर्फ जख्मी थी। यहाँ पर जैसे ही लाइट वापस आई, उसने क्रिएचर के मुंह को टच करना चाहा, लेकिन ये तो एक कॉस्ट्यूम था और इस कॉस्ट्यूम के अंदर कोई और नहीं बल्कि सिरिल ही था। वो जानती थी कि उसके डैड के ऊपर उसी डार्क फोर्स ने कब्जा कर कर उससे ये सब करवाया है। सिरिल बहुत मुश्किल से अपने आप को होश में लेकर आता है और रिया से कहता है, इस फिल्म को जला दो, यही आखिरी रास्ता है उस कर्ज से बचने का। ये स्टेला का कर्ज है जो इस फिल्म से जुड़ा है। मैं समझ गया हूँ कि एंडरसन फैमिली का कोई भी आदमी जब जब इस फिल्म को देखेगा या इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो वो मारा जाएगा। रिया अपने डैड की बातें सुनकर रोने लग जाती है और उन्हें अपने हाथों में समेट लेती है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी थे, इस टाइम उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। इस टाइम बस रिया को सब्र ही करना था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रिया वो सारी रील्स जला रही थी और अपने डैड के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रही थी। इस टाइम उसे लगा था कि वो सारा श्राप, वो सारा कर्ज खत्म हो गया, लेकिन अचानक
उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है कि ये यूट्यूब की नोटिफिकेशंस थे। उस फिल्म की कुछ फुटेजेस जो उसने अपलोड करने की कोशिश की थी और अपलोड नहीं हुई थी, वो अब अपलोड हो गई थी और हज़ारों लोग उसे देख चुके थे। वो कंफ्यूज हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। क्या वो कर्ज इसे देखने वालों तक चलेगा या उसी तक रहेगा। उसकी सोच और इसी मिस्ट्री के साथ ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।